खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती है आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जी हाँ, बचपन किसे नहीं याद आता, वो धूल मिट्टी में खेलना, शरारतें करना, कागज की नाव बनाना, माँ की डांट खाना और फिर प्यार से माँ का दुलारना। सभी को बचपन याद आता है। जब बच्चे थे तब बड़े होने की जल्दी थी, अब बड़े हो गए हैं तो बचपन की यादें बार बार याद आती हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बचपन कहीं छिन जाता है, खो जाता है, मजबूरियों की भेंट चढ़ जाता है। और ऐसे बच्चों के लिए मदद के हाथ आगे आए हैं। कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। बचपन हमेशा खेलता कूदता ही अच्छा लगता है, लेकिन 2 जून की रोटी की मजबूरी क्या कुछ नहीं करवा देती। ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ, पटियाला के एक प्रमुख चौक लीला भवन में कुछ छोटे छोटे बच्चे अक्सर शाम को अपने परिवार का पेट पालने के लिए गुब्बारे बेचते मिल जाते हैं। ये छोटा बच्चा मोनू है जो अपने भाई बहन और अपनी माँ का जीवन यापन करने के लिए दिन में स्कूल और रात में कंप्यूटर क्लास से आने के बाद चौराहे पर गुब्बारे बेचता है, जिससे ये रोजाना 100 से 200 रुपए कमा लेता है। जबकि मोनू के घर की मजबूरी है, उसके पिता रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। परिवार की मदद के लिए वह दिन में स्कूल से आने के बाद यहाँ चौराहे पर गुब्बारे बेचता है। इसी तरह जश्न सिंह के पिता रिक्शा चलाते हैं, वह स्कूल के बाद यहाँ आ जाता है, गुब्बारे बेचता है। माँ यहाँ पर गुब्बारे फुला कर देती है और वे 100 से 200 रुपए कमाकर घर ले जाते हैं, जिससे घर का राशन आ जाता है। इन्हीं परिस्थितियों से निकलने के लिए पटियाला की एक स्वयंसेवी संस्था जनहित समिति ने बीड़ा उठाया है इन्हें कुशल बनाने का, और इसलिए समिति के सदस्यों द्वारा इन बच्चों को सिलाई कढ़ाई और मेहंदी लगाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बच्चे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, इसके लिए बच्चों को लीला भवन चौक के पार्क में मुफ्त ट्यूशन भी दिया जा रहा है। मकसद यही है कि बच्चे अपना भविष्य संवार सकें और अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकें। मैं पढ़ना, लिखना, कंप्यूटर चलाना और मेहंदी लगाना सीख रहा हूँ। इधर आकर मुझे मेहंदी ड्राइंग सिखाई गई है। मेरे पिताजी जेल में हैं जो नशा बेचते थे, इसलिए उन्हें जेल हो गई। इसी कारण हम लोग यहाँ गुब्बारे बेचते हैं। हमारे नीडी सेक्शंस के जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर गुब्बारे बेचने के लिए मजबूर होते हैं अपने हालात के कारण, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमारे डोनर्स ने भी सजेशन दिया और हमारी कोशिश थी, और जिसके तहत हमारे टीचर्स ने जो जनहित समिति के हैं उनको पेंटिंग और स्टिचिंग पर्टिकुलरली, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। समिति पिछले 35 वर्षों से तमाम तरह की समाज सेवा के काम, जैसे गरीबों को मुफ्त दवाएं, मुफ्त एम्बुलेंस, एजुकेशन और पौधारोपण का कार्य कर रही है। इन बच्चों की मजबूरी को देखते हुए इन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ कर सकें और आगे बढ़ सकें। हमारे यहाँ टीचर हैं जो बच्चों को सिलाई, पेंटिंग और कौशल सिखा रहे हैं। बच्चों से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 1.5 महीने से ये क्लास चल रही है, 3 तो 5 शाम के टाइम। तो उसके बाद ये गरीब बच्चे जो गुब्बारे बेचते हैं, जो बाल मजदूरी है, कहते हमने खत्म करनी है, तो ये बच्चों ने सिखाओ जो अपने घर पे बैठे हैं और इधर जगह जगह ना घूमें। सिर्फ इतना ही नहीं, समिति द्वारा जरूरतमंद बच्चों की फीस, कॉपी किताबें, पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण व उन पौधों का संरक्षण, जरूरतमंद मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पटियाला से शिव नारायण जांखड़ा की रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो शिक्षा के जरिए समाज में बड़ा बदलाव लाने का ये प्रयास है। बलून किड्स के जीवन को बदलने का और संवारने का ये प्रयास है। और कहते भी हैं कि शिक्षा के जरिए तो समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, विकास की नई बयार बहाई जा सकती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इरूला समाज में भी। जी हाँ, आपको एक खबर दिखाते हैं कि किस तरह से इरूला समाज की एक बेटी अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रही है। जी हाँ, और ये अपने समाज से डॉक्टर बनने वाली पहली महिला होंगी। तमिलनाडु में कोटागिरी के पास थुम्बीबेटू गांव इरूला आदिम आदिवासी समुदाय की एक आदिवासी महिला श्रीमती ने नीलगिरी को और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर इरूला समुदाय को गौरवान्वित किया है। एक दूरस्थ आदिवासी बस्ती में जन्मी, वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद उन्होंने 2022-23 के दौरान नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और त्रिनेलवेली सरकार में एक मेडिकल सीट प्राप्त की। इरूला आदिवासी समुदाय से डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने वाली वो पहली महिला हैं। यह सफलता समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए प्रेरणा होगी, जो अपने पसंद की नौकरियों और व्यापार को करने का सपना देख रहे हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ी लिखी हूँ। मैं बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने अपने सपनों का पीछा किया, उसके लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार मैं यहाँ हूँ। मैं MBBS करने के बाद वह बाल रोग विशेषज्ञ बनना चाहती हूँ। नीलगिरी जिले के आदिवासी छात्राओं के साथ साथ राज्य भर के आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। वित्तीय अस्थिरता और नीतियों के बारे में जागरूकता की कमी आदिवासी समुदाय के छात्रों के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वकील और पत्रकार बनने के अपने सपनों को पूरा करने में विफल होने का कारण है। दरअसल श्रीमती के पिता एक शिक्षक हैं और माँ बागान कार्यकर्ता हैं। बचपन से ही वो डॉक्टर बनने का सपना देखती थी और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और देखिए आखिरकार मेहनत रंग लाई। अब वो नीलगिरी जिले के आदिवासी छात्राओं के साथ साथ राज्य भर के आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हैं। इरूला ने हमें गर्व करने का मौका दिया है। वो हमेशा से समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखती हैं, इसलिए दिन रात करके अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। डॉक्टर बनकर वो क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। ये इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इरूला आदिवासी समुदाय से डॉक्टर बनने वाली वो अकेली पहली महिला होंगी। वी श्रीमती की ये सफलता समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए भी प्रेरणा है, जो अपने पसंद की नौकरियां करना चाहते हैं और व्यापार करने का सपना देख रहे हैं। मानव पशु संघर्ष और जंगली हाथियों और अन्य जानवरों के रिहायशी इलाकों में घुसने के कारण विशेष रूप से आदिवासी बेल्ट के छात्र कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन अब इस स्थिति में सुधार हो रहा है। इलुआ जैसी बेटियां समाज का गौरव है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कहते हैं कि भगवान के बाद अगर किसी का बहुत ज्यादा सम्मान है तो वो है डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर हमें मौत के मुंह से भी खींच कर ले आता है। लेकिन डॉक्टर बनने का सपना हर कोई पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए बड़ी पढ़ाई करनी होती है, पैसों की भी जरूरत होती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की वो उपलब्धता नहीं है। ऐसे में इरूला समाज की ये बेटी देश का नाम रोशन कर रही हैं, अपने समाज का सर गर्व से ऊंचा कर रही हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अपनी जिस सांस्कृतिक विरासत पर हम गर्व करते हैं वो है हमारी सदियों से चली आ रही पारंपरिक कला परंपरा। आज जिस कला परंपरा को हम जिस रूप में देख रहे हैं उसका बहुत सारा श्रेय हमारे कलाकारों को जाता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं। ये हैं हमीरपुर के रवि धीमान, जो इसी विरासत को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। लकड़ी पर छेदी हथौड़ी से अद्भुत और खूबसूरत कलाकृतियां अनायास ही किसी का भी मन मोह ली। ये कला नहीं बल्कि एक तपस्या है। ये कलाकार काष्ठ शिल्प कला के जरिए विरासत को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण संदेश भी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के लदरौर कस्बे के साथ लगते बरोटा गांव के निवासी रवि धीमान बाल्यकाल से ही काष्ठ कला करते आ रहे हैं। रवि धीमान की ये कला 3D आकृति की तरह नजर आती है। मुझे वैसे बचपन से ही शौक था, लेकिन मेरे बुजुर्ग कुछ शिल्पकार और इस प्रकार की कला करते थे, जैसे कार्विंग बोलते हैं हम, उस प्रकार की नक्काशी किया करते थे। उनको देखकर मेरे मन में ये विचार आया और मैंने इसको थोड़ा सा अपने तरीके से मॉडिफाई करते हुए इसमें थोड़ा सा नवाचार भी किया। और ये वैसे बेसिकली पुरानी कला है, मैंने उसी को ही मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। रवि धीमान कई ज्वलंत विषयों पर काष्ठ कला करते आ रहे हैं। साथ ही साथ देश के महान सपूतों पर भी उनकी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को अपनी एक कृति भेंट की। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार भी इस प्रकार से वुडन कार्विंग के ऊपर कोई इस प्रकार का विषय का सृजन करे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी लकड़ी की इस वुडन कार्विंग मतलब लकड़ी की इस काश्तकारी जैसे शिल्प कला को आगे बढ़ाते हुए, और इसका आने वाले समय में बहुत अच्छा स्कोप है सर। जटिल नक्काशीदार ये कला लोगों के अनुष्ठानों, स्मृतियों में बसे साहित्य के तत्वों के कई पहलुओं को प्रदर्शित करती है। ये हमारे समाज की खूबसूरत अक्कासी प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ कई ज्वलंत मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान भी आकर्षित करती है। निश्चित रूप से रवि धीमान जैसे काष्ठ कलाकारों की कला न केवल पौराणिक कला को संजोए हुए है, बल्कि यदि इन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाता है तो ये इनकी आय का भी एक अच्छा स्रोत हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जब हम बात कर रहे हैं कला की, परंपरा की, विरासत की, तो चलिए आपको मिलवाते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर की रहने वाली रंजन बेन से। जी हाँ, रंजन बेन पिछले कई दशकों से हैंडमेड इको फ्रेंडली डॉल्स बना रही हैं। उनकी डॉल्स की लोकप्रियता का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनको विदेशों से इन गुड़ियों के बहुत ऑर्डर आते हैं। मेक इन इंडिया की तर्ज पर वो काम कर रही हैं और उनकी गुड़ियां सीधे बारबी डॉल्स को टक्कर दे रही हैं। इतनी प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर डॉल्स को देखकर किसी भी बच्चे का मन उतावला हो जाएगा। यहाँ हर तरह की और हर पोशाक में भारतीय परंपरा की खूबसूरत छवि पेश करती डॉल्स मौजूद हैं और इन्हें बनाती हैं 80 साल की दादी रंजन भट्ट। मशीनरी डॉल के जमाने में पिछले 60 से अधिक वर्षों से हाथ से गुड़िया बनाने का काम कर रही हैं रंजन बेन और उनकी टीम। रंजन भट्ट जब छोटी थी तभी से उन्हें गुड़ियों से प्यार हो गया था। उनके घर दर्जी आते थे, उनके पास बची खुची कतरनों से वो गुड़ियां बनाने लगी। 20 डॉल्स के यहाँ पर पैटर्न्स मौजूद हैं, जिसमें राधा कृष्ण के अलावा भारतीय पारंपरिक वस्त्र, अलग अलग राज्यों के किसान और भारतीय नृत्य से जुड़े 300 से ज्यादा मॉडल हैं। मुझे ये काम बहुत पसंद है और मैं 60 साल से कर रही हूँ। 20 साल से शुरू किया है, 80 की उम्र हुई मेरी। उम्र के साथ साथ रंजन भट्ट का क्रेज बढ़ता गया। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि वो इस क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स कर लें तो उनकी कला और निखर कर सबके सामने आ जाएगी। सो इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली और बस फिर क्या था, इन डॉल्स की खूबसूरती में और 4 चांद लगते चले गए। सुरेंद्रनगर में एक संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी कला को नया रंग और रूप दिया। ये से हमारी संस्कृति की जो पहचान है उसे मिले
और आधुनिक ड्रेसेस से लेकर हमारे वो जो पुरातन ड्रेसेस है उस तक भी हम पहुंच सकते हैं और उसे बता सकते हैं। पूरी तरह से हैंडमेड डॉल का एक पीस बनाने में 18 घंटे का समय लगता है, जिसमें अलग अलग डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इसमें विदेशी लुक की चमक भी दिखाई देती है। गुजरात के बच्चे अब सिर्फ इनकी बनाई डॉल्स से खेलना पसंद करते हैं। उनके हुनर की गूंज अब 20 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट होती है। रंजन बेन के बेटे हरिन भाई ने अपनी मां की कला को देश विदेश तक पहुंचाने के इरादे से कलाश्री फाउंडेशन की स्थापना की, जहां हर महीने सैकड़ों डॉल्स बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरह विदेशों में बार्बी डॉल्स ने अपनी जगह बनाई है, उसे अब इन भारतीय गुड़ियों से टक्कर मिलने लगी है। हम इंडियन कल्चर के ऊपर डॉल बना रहे हैं और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी की स्पीसीज लुप्त हो रही है, कुछ क्रिएचर, कुछ प्राणी। इसी तरह से इंडियन कॉस्ट्यूम अभी लुप्त हो रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली इंडिया के बहुत सारे रेसेस है कि जो लोग अपने परंपरागत जो पहरवेश थे, परिधान थे, वो अब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो जो हमारी विरासत थी कि जो हर एक स्टेट की एक खासियत थी कि उनके लोगों एक पहनावे से जाने जाते थे, वो अभी नहीं रहा है। तो हमारा डॉल मेकिंग के पीछे हमारा अटेम्प्ट ये है कि ट्रेडिशनल जो इंडियन कॉस्ट्यूम जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट करते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम कुछ ना कुछ डॉल के माध्यम से उसको लाइव रखें। रंजन बेन ने हजारों महिलाओं को ये हुनर सिखा दिया है। इनके पास अच्छा खासा महिलाओं का स्टाफ है। पेंटिंग, स्कल्पचर, टेलरिंग, बुटीक, ज्वेलरी वर्क, कॉस्ट्यूम डिजाइन के जरिए ये गुड़ियां बनाई जाती हैं। गांधीनगर से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इन गुड़ियों को देखकर अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत में बनी हैंडमेड डॉल बार्बी डॉल से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता के परचम लहरा रही हैं। महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, खुद रोजगार कमा रही हैं और कई अन्य लोगों को रोजगार दे भी रही हैं। आज आपको ऐसी ही एक खबर दिखाएंगे राजस्थान के सीकर से, जहां पर संतोष देवी से आपको मिलवाएंगे किस तरह से वो सिंदूरी अनाज की खेती करके न केवल खुद आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि कई अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद कर रही हैं। राजस्थान के झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा पर एक गांव है बेरी। यूं तो यह भी सामान्य गांवों की तरह है, लेकिन झुंझुनू सीकर हाईवे से गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो रास्ते में शेखावटी कृषि फार्म एवं उद्यान नर्सरी रिसर्च सेंटर का एक बोर्ड नजर आता है, जो एक महिला की मेहनत और लगन और जुनून का सबूत है। संतोष देवी ने गांव बेरी को देश भर में सिंदूरी अनार वाले गांव के रूप में एक अलग पहचान दिलाई है। संतोष देवी करीब 1.25 एकड़ जमीन पर सिंदूरी अनार की खेती करती हैं। प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित पानी के बावजूद संतोष ने अनार की खेती में कमाल कर दिखाया है। सीकर जिले के प्रगतिशील किसानों में शामिल संतोष देवी की कामयाबी का अंदाजा
इस बात से लगाया जा सकता है कि अनार की खेती से ये साल भर में करीब 30 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। 2008 में उद्यान विभाग से हमने अनार के प्लांट लिए थे और हमारे पास उस समय ट्यूबवेल भी नहीं थी, तो पहले प्लांट अगर लगाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो हमने 2008 में ट्यूबवेल भी बनवाया और उसके बाद ये प्लांट लगवाए। और उस समय हमारे पास ना बिजली का कनेक्शन था, तो हमने 5 साल तक इसको जनरेटर सेट से ही तैयार किया है। और उसके बाद 2011 में जब हमें इनसे प्रोडक्शन हुआ तो हमें इससे 3 लाख रुपए की इनकम हुई। संतोष देवी बताती हैं कि अनार की जैविक खेती की शुरुआत उन्होंने सिंदूरी अनार के 220 पौधों से की थी। ड्रिप सिस्टम से पौधे की सिंचाई की। 2008 में लगाए गए पौधों ने साल 2011 में फल देने शुरू कर दिए। पहले ही साल में उन्हें 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इसके बाद संतोष देवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अनार की खेती की बदौलत कृषि वैज्ञानिक की उपाधि से नवाजी जा चुकी हैं। जो कहते हैं ना कि ये किसान वैज्ञानिक है, तो किसान वैज्ञानिक की भी उपाधि मुझे दी गई। और माननीय कृषि मंत्री जी थे, वो मेरे खेत में आए और उन्होंने विजिट किया और उन्होंने ये जो अनार और सेब ये देखकर ये क्या कहा, ये अनार है या सेब है, आपने तो इसको जम्मू कश्मीर बना रखा। तो मैं चाहती हूँ कि किसान भाइयों आप भी इसी तरह से करो और आगे बढ़ो। संतोष देवी कहती हैं कि किसानों को बागवानी में कदम रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम लगती है और आमदनी कई गुना ज्यादा होती है। किसानों भाइयों बागवानी में आओ, ज्यादा भी नहीं तो आप 1-1 हेक्टेयर में लगाओ, तो आपको बागवानी में आना पड़ेगा, जिससे आप अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं और इसमें मेहनत भी कम है। मोदी जी को मैं बहुत आदर नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने ये हमारे लिए सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारी आय खेती से दोगुनी नहीं, हम खेती से चौगुनी कर सकते हैं। संतोष देवी के उगाए फल दिल्ली, मुंबई, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू सहित देश भर में धाक जमा रहे हैं। संतोष देवी ने अपने उद्यान में 10 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। उनका मकसद सिंदूरी अनार को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को भी रोजगार देना है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान सीकर के बेरी गांव से मंजू मीना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं आज के दौर में पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। हर जगह महिलाएं अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बिहार की राजधानी पटना में महिलाएं सड़कों पर फर्राटे से कैब दौड़ा रही हैं। सड़कों पर फर्राटे से कार ड्राइव करती 36 वर्षीय अर्चना पांडे बिहार की राजधानी पटना में अनीसाबाद की रहने वाली हैं। अर्चना 4 बच्चों की मां है और जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हार नहीं मानी। घर परिवार को चलाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, कई क्षेत्रों में हाथ आजमाए और अब पटना की पहली महिला कैब ड्राइवर बनकर सुर्खियां बटोर रही हैं। मैंने पहले फर्स्ट में बहुत सारे प्राइवेट जॉब किए थे, उसके बाद फिर मैंने अपना एक मसाला का बिजनेस स्टार्ट किया श्री व्यंजन नाम से। जो पैसों की कमी के कारण वो चल नहीं पाया तो उसको बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर अपना मैंने एक गाड़ी खरीदी लोन पे और तब से हम गाड़ी चला रहे हैं। ओला उबर से भी टैग है और टूर एंड ट्रेवल से भी टैग है। इसके लिए अर्चना ने बैंक से लोन लेकर कार खरीदी और ड्राइविंग करने लगी। शुरू में जान पहचान के लोगों के लिए गाड़ी चलाती थी, धीरे धीरे लोगों से पहचान बनी तो ट्रेवल एजेंसी के लिए कैब चलाना शुरू कर दिया। अर्चना अपने बचपन के शौक को पेशे के तौर पर अपनाकर काफी खुश हैं। वो अब तक कई राज्यों का सफर कर चुकी हैं। उनका कहना है कि उनके काम को बहुत से लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, लेकिन वो किसी का पसंद नापसंद की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रही हैं। गाड़ी चलाना मेरा शौक रहा बचपन से, तो अपने शौक को ही अपना पेशा बना लिया हमने। और इस गाड़ी से अभी तक हम बहुत से जगह जा चुके हैं, पूरे बिहार में जा चुके हैं, एमपी, यूपी, कलकत्ता, झारखंड। जो करने के लिए सोचेंगे कुछ अलग, सबसे हटके अलग करना चाहते हैं तो लोग तो बाधा बनेंगे ही, बहुत से ताना सुनना पड़ेगा, व्यंग सुनने पड़ेंगे, लेकिन उन सबको अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना है। महिलाएं अर्चना के साथ यात्रा करने में बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। अर्चना भी अपनी जैसी अन्य महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि महिलाएं आगे आएं और आत्मनिर्भर बनें। आगे अभी हम अपना एक ड्राइविंग सेंटर खोलने वाले हैं। जो महिलाएं इच्छुक हैं, जो अपने दम पे इस फील्ड में आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो
हम उनकी हेल्प, हाँ, ट्रेनिंग देंगे, सहायता करेंगे और हम उनके सपोर्ट में हैं। वो आए, सीखें और अगर इस लाइन में आना है तो। अर्चना पांडे ने ये साबित कर दिया है कि बेटियां बोझ नहीं होती। वो हर कदम पर चुनौतियों का मुकाबला करना अच्छी तरह से जानती हैं। बस उनको जरूरत है कि उनका हौसला बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, जज्बा अपार है, बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और खास करके जरूर दिखाते हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।